आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा। क्रैश कोर्स करूंगा, यानी डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जितना हो सके जल्दी उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। डिटेल में तो मैं इसके बारे में जितने भी है उनके बारे में एक एक वीडियो सबके बारे में अलग लेके आऊँगा, तो उसे डिटेल से बताया जा सकता है जो हर कंपटीशन में काम में आ सकता है। यह भी बेस मुख्य रूप से 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे एग्जाम उनकी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर रखा है। तो देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी। 1707 से लेकर 1757 के बीच का काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 1707 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जजाऊ का मैदान, वहाँ पर औरंगजेब के जो बेटे थे आजम और मुजम, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो वहाँ से इतिहास की स्टार्ट करें तो फर्रुख सैय्यर ऐसे थे 1717 में, नजराना। लेकिन ये इतिहास की हम बातें नहीं करेंगे। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके अलावा 1761 में पानीपत का युद्ध, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इनके बारे में मैं बाद में अध्ययन करूँगा, बताऊँगा आपको सारी की सारी। इन जो लगभग ये जितने भी साल है, ये 100 साल के बारे में इतिहास, ये बाद में बताऊँगा। अभी जो मैं इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूंगा वो 1757 से लेकर 1947 के बीच का काल बताऊंगा। लेकिन 1757 की क्रांति के क्यों हुई थी उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। देखो, 1757 से लेकर 1857 के बीच में भारत को खूब अंग्रेजों ने परेशान किया था। आपको पता है 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल पर क्षेत्र अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे सारे भारत पर उन्होंने अच्छी तरीके से, जैसे निजाम को हराया था 4 युद्धों में, हैदराबाद के, इसके अलावा मराठाओं को हराया था। इसके अलावा हम बात करें तो पंजाब में सिखों को हराया था। सिखों की तरह भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने साइक संधियों के माध्यम से भी भारत को भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। तो हम बात अभी करेंगे 1857 से लेकर 1947 के बीच में। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई? 100 साल में परेशान किया था इसकी वजह से। लेकिन 1857 की क्रांति के फेल होने की बहुत सारी वजह थी। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ये हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। इसके लिए 1857 की क्रांति में सब भी एक तारीख को नहीं लड़े थे, अलग अलग डेट को सबके सब लड़ रहे थे। तो ये भी तुम लोगों ने ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो इस 1757 से लेकर 1947 में, क्योंकि 1757 के बाद में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लग गया। भारतीय लोग समझने लग गए कि हमें किस प्रकार से आज़ादी हो रहे हैं, हमें अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। तो 1757 के बाद में धीरे धीरे भारतीय लोगों ने सुधार आना स्टार्ट किया था। तो मैं इसके बाद में सबसे पहले बात करूं 1770 से लेकर 1780 के दशक में कुछ संगठन की स्थापना हुई जो राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति असीम प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है मुख्य, ये याद रखना। मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो उस समय 1870 से लेकर 80 के दशक के बीच में पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण हुआ जो 1870 में थी। इसके अलावा मैं बताऊं इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ जो 1876 में, ये बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी। 800 सदस्य थे इसके अंतर्गत और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उसके बाद में मद्रास महाजन सभा जो 1884 में जिसकी स्थापना हुई। इसके अलावा इसी काल पीरियड के अंतर्गत बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में। तो ये 1885 में ये हुई। लेकिन इससे पहले की हमें बात बताऊं तो भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के खूब सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट है जो 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट का तात्पर्य क्या होता है? देखो, मुख्य रूप से मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊं तो आर्म्स एक्ट भारतीयों को हथियार रखने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। इसकी वजह से भारतीय लोग नाराज हो गए थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति शंका उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट आया था। वर्नाक्युलर एक्ट क्या है? आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते प्रेस में। प्रेस का मतलब यानी जो मीडिया के माध्यम से हम कह सकते हैं, अखबार के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कोई गलत छाप रहा है ना, तो उसकी सारी की सारी प्रेस की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। उस प्रेस के पास पड़ी है जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति को क्या कर लेते थे? छीन लेते थे। यही वर्नाकुलर एक्ट था। इसके कारण भी भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इसका विरोध किया था, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल का मतलब क्या होता है? सीधा सा आप ये समझना, इल्बर्ट बिल हमारे भारतीय न्यायाधीश है। भारतीय न्यायाधीश और ब्रिटिश न्यायाधीश को दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। भारतीय न्यायाधीश भी है ना, अंग्रेजों के जो अंग्रेज है या मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी व्यक्तियों या ब्रिटिश व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे कौन हो गए? ब्रिटिश न्यायाधीश नाराज हो गए थे। जब ब्रिटिश न्यायाधीश नाराज हो गए, ब्रिटेन के लोग नाराज हो गए, तो इल्बर्ट बिल था उसको वापस ले लिया गया था। जब इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया तो इसकी वजह से भारतीय लोगों ने क्या कर दिया था? इसका विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ये याद रखना। इसके बाद में
राष्ट्रवाद उत्पन्न या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए सबसे बड़ा मंच इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में 1885 में हुई थी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हम बात कर रहे हैं बम्बई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। वहाँ पर इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत में कोई भी विद्रोह होना, उससे होने से पहले हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा। लेकिन ये मील का पत्थर साबित हुई थी भारत के लिए, आज़ादी के लिए। तो ये ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो कब हुई थी, ये याद रखना, 1885 में हुई थी इस कांग्रेस की स्थापना। इस समय के जो वाइसराय थे वो डफरिन थे, ये भी याद रखना। इसके जो स्थापना करने वाले ए ओ हुम थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जिसने अध्यक्षता की थी, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। 1886 में इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपको शायद पता हो, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें धननिष्कासन सिद्धांत के बारे में भी बता रखा है। इसके अलावा तीसरे की तैयब जी ने की थी। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी। मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में, जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था, वो कांग्रेस के बाद में। याद रखना, स्टार्टिंग में कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई थी। जब गांधी जी आएंगे ना, तब जाके आंदोलन की राजनीति शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसकी रीजन मैं बता सकता हूँ आपको। पहले सुनो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी ना, इसमें मध्यम वर्ग जुड़ा हुआ था। अब देखो, अभी है ना, अभी भी फार्मर्स यानी किसान नहीं जुड़े हुए, लेबर्स मजदूर नहीं जुड़े हुए। तो जब तक जिनको मूल सबसे ज़्यादा दुख है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, वो जब तक कांग्रेस में नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक आंदोलन नहीं होंगे। ये आंदोलन कब होंगे, जब 1915 में गांधी जी जैसे एंट्री मारेंगे इंडिया में। जो मैंने बताया था 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए वो केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद में होगा सब। अब मेरी एक एक बातों को गौर से सुनना है, यहाँ पर जो मैं डिटेल से बता रहा हूँ उसको कोशिश करना समझने की। 1885 स्टार्टिंग में कांग्रेस के जितने भी नेता थे सारे, जिसमें मैं कह सकता हूं कि वो नरम दल के थे, जिसमें उनकी जो राजनीति करने की जो थी ना, वो अंग्रेजों को बहुत अच्छा मानते थे। मेरे विचार है, और मैं ये भी मैंने पढ़ा है कहीं पर भी। और इसके अलावा ये भी है कि स्टार्टिंग की कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, वो बदलाव तो चाहते थे, लेकिन बदलाव किसे चाहते थे, याचना देकर। कैसी याचना, यानी पेपर ले लिया, पेपर उठा के बोल दिया, ये साहब लो, हमारे है ना कुछ ये समस्या है, इनको हमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देनी चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन ये जब तक ये बहुत दिनों तक चलता रहा था ऐसा। लेकिन इसको गोपाल कृष्ण गोखले एंड उनके सहयोगी इसको राजनीतिक भिक्षावर्ती मानते थे, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में सबसे जो टर्निंग पॉइंट आया था वो 1905 में आया था। आपको शायद पता है 1905 में 16 अक्टूबर की घटना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, जो प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, इसके बहुत बड़ी वजह है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कारण क्या था, बंगाल के अंतर्गत बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया था। आप एक तरफ तो इस तरफ, ये मैं कह सकता हूँ पश्चिमी साइड में, ये पूर्वी साइड में, दोनों को। इस तरफ है ना मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, इस तरफ हिंदू लोग ज़्यादा थे। तो हिंदू और मुसलमानों जो एकता थी, एक तो उसको खंडित करना। इसके अलावा बंगाल में स्थित जितने भी राजनेता है, उस राजनेताओं पर अंकुश लगाना इनका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखना। लेकिन आपको शायद पता भी है कि इन्होंने, अंग्रेजों ने सीधा सा इसका कारण बता दिया कि बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका हम प्रशासनिक तंत्र है ना, प्रशासन अच्छे से ढंग से नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए हम इसके दो भाग कर रहे हैं। और इसका लेकिन मैंने रीजन, मुख्य कारण है वो तो मैंने बता दिया था, ये याद रखना मुख्य। फिर इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। 1947 में इस जो पूरी भाग है, इसको पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। फिर मैं बताऊं, दिसंबर 1971 में हमारे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने ना इसको, इस पर आक्रमण करके दिसंबर में, आपको पता है, यहाँ से सारी की सारी 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को, और एक नया मुल्क बन गया था 1971 में, जिसका वर्तमान में इसे हम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन के बाद 1905 ही में बनारस में अधिवेशन हुआ था। आपको शायद पता हो, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन की। उसी में फूट तो पड़ने लग गई थी कांग्रेस में। फिर 1905 के बाद में हम बात करें 1906 में बांग्लादेश में ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कि भारत में
मुसलमान और हिंदुओं को दोनों को अलग अलग कर रहे थे। कब हुई थी? 1905 में। हुई कहाँ? ढाका में, ये याद रखना। कहाँ हुई थी? ढाका। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में है। और कौन कौन? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में की थी। फिर 1907, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। देखो सूरत अधिवेशन की हम बात बताऊं तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए थे, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन के बाद में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक नरम दल हो गए, एक गरम दल। कारण क्या था? जब सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखना कब हुआ था सूरत अधिवेशन? 1907 में हुआ था। जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। अब विभाजित होने के बाद यहां पर कांग्रेस में यानी उथल पुथल सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद कांग्रेस टूट जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन बाद में क्या हुआ था आपको शायद पता हो, 1909 में एक एक्ट आया था, मार्लिमेंटो एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? मार्लिमेंटो एक्ट, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी। ये याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन। आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, ये मान लेना, और यहाँ पर जो मेजोरिटी ज़्यादा है, या हो या ना हो, जिसमें यहाँ मान लेना मुस्लिम ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया और उसको केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, बाकी के कुछ नहीं देंगे। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, 1909 में दे दिया था, लेकिन ये कांग्रेस को पसंद नहीं था। फिर क्या, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार ने की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही लखनऊ समझौता हुआ था, सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर ही हुई थी। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की बहुत सारी वजह है यहाँ पर। कारण क्या है इसका? देखो मैं बताऊं आपको। जब सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने रास बिहारी घोष साहब ने की थी, तो जो विभाजन यहाँ पर हुआ था उनमें दोनों में वापस एक था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एक मुस्लिम लीग के बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा। मुस्लिम लीग ने भाग लिया था और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले, और जिन्होंने दे दी थी, उसको कांग्रेस ने मान लिया था लखनऊ अधिवेशन में। यही था। और ये लखनऊ अधिवेशन ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, ये जिसकी वजह से पाकिस्तान नाम का एक देश बना था। याद रखना 1916। अब इसी टाइम पीरियड में 1900 में बता रहा हूं आपको, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे। साउथ अफ्रीका से गांधी जी गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाकर गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए, किसके लिए, यानी इंग्लैंड के पक्ष में लड़ने के लिए किसको इनवाइट कर रहे थे? भारतीयों को। किसको कर रहे थे? भारतीयों को। तो जब भारतीयों को इनवाइट किया गया था तो इनवाइट किया, इसीलिए तो गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता है अंग्रेजों का। इसके बाद गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि भी दी। मैं इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा डिटेल से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी समय मैं एक बताना थोड़ा सा भूल गया था, याद रखना 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चल रहे थे। स्वदेशी आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप से सारे क्षेत्र में चल रहे थे, जिसको दक्षिण में वंदे मातरम के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन 1905 से स्टार्ट हुए थे, याद रखना, स्वदेशी आंदोलन। और इसी समय में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आदि, जिन्होंने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। इसके अलावा 1870-1800 इसी स्वदेशी में अमिंद्रनाथ टैगोर साहब भी थे, जिन्होंने भारत माता की छवि का, देखो ये एक विस्तृत रूप से भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन गई थी, तो याद रखना। और इसी स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में 3 नए, आपको पता है, लालपाल बार, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और ये अपने विपिन चंद्रपाल साहब है ना, ये पश्चिम बंगाल से। ये तीनों देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं और एक ही मंच पर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की छवि है ना, विस्तृत रूप से लोगों में है ना, राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें अपने तिलक साहब की दो समाचार पत्र था। एक मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में आता था, एक केसरी था जो मराठी भाषा में आता था। मुस्लिम लीग की बात हो गई, सूरत अधिवेशन हो गया। अब देखो होम रूलिंग आंदोलन की बात बताऊं मैं। ये आंदोलन स्टार्ट हुए थे 1916 में। 1916 में कौन? क्योंकि गांधी जी को बोल रहे हैं, गांधी जी उनके अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। गांधी जी आ गए, ध्यान रखना, इसी समय 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी आ गए। पता है आपको, साउथ अफ्रीका गए थे, SS अरेबिया नामक जहाज से, अपोलो नामक बंदरगाह मुंबई में उतरे थे।
और उन्होंने सबसे पहला भाषण भी आपको पता है BHU में दिया था। गांधी जी आ गए थे, गांधी जी अंग्रेजी की मदद करे ले, लेकिन बाल गंगाधर तिलक साहब गांधी जी को मना करे कि ये क्या कर रहे हो, हमें अंग्रेजों को परेशान कर रहे हैं उधर से यूरोप में, तो हमें इधर इनको परेशान करना चाहिए, हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तिलक साहब ने 1916 में कर्नाटक में आपको पता है बेलगांव के समीपवर्ती क्षेत्र में बेलगांव में एक आंदोलन चलाया था जिसको होम रूलिंग आंदोलन कहते हैं। और उसी समय 1916 में अडियार चेन्नई में, याद रखना जगह का नाम क्या है, अडियार चेन्नई, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पर एनी बेसेंट आंदोलन कर रही थी, आयरिश लेडी थी। लेकिन इस आंदोलन को 1916 में जो आया आंदोलन चल रहे थे, इनको जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे कौन, अंग्रेज। और इसको खत्म भी कर दिया था। कैसे कर दिया था, याद रखना 1917 में उन्होंने कह दिया कि हम 1919 में एक एक्ट लेके आएंगे जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट में आपको थोड़ी बहुत और स्वतंत्रता देंगे। इस वजह से एनी बेसेंट का हृदय परिवर्तन हो गया था रातों रात, और एनी बेसेंट यहाँ से छोड़कर यहाँ से आंदोलन को वापस ले लिया, और तिलक साहब भी यहाँ से चले गए थे लंदन केस लड़ने के लिए। और तिलक साहब ने एक बात भी कही थी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये बातें सारी की सारी मैं बता रहा हूँ 1916 तक। अब आगे की बात, जैसे 1917 में रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में आया था भारत में, उसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनके बारे में आपको अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से बता दूंगा। धन्यवाद।